हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है। कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी, ठीक ना। बायोलॉजी 12th अनसॉल्व सेट, ये कौन सा है, सेट नंबर 3 है, ठीक है। 2025 का कोड नंबर जिसका है 348 KJ, ठीक है। KJ है और ये जीव विज्ञान। अब देखिए, अगर आप लोग सेट 1 2 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। वहाँ पर वन शॉट वीडियो भी पड़ी है और वैसे भी छोटी छोटी भी वीडियो पड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, 200 रुपये लगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री 2020 से लेके 2025 तक के सारे सोल्यूशन मिलेंगे। बायोलॉजी 2022 23 24 25 मिलेगा। मैथ अगर चाहिए तो मैथ भी मिलेगा, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का कह रहा है कि परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है। जो परागकण होता है उसकी जो बाह्य चोल होती है वो किससे बनी होती है, तो स्पोरोलेनिन से बना होता है। किससे, तो देखिए ऑप्शन ऑप्शन पहला है सेलुलोज, दूसरा है पेक्टिन, तीसरा है स्पोरोलेनिन और चौथा है जैंथोफिल, ठीक है। तो आपका जो ये बना होता है किससे, स्पोरोलेनिन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका आता है निम्नलिखित में से कौन खंड है, मतलब प्रश्न नंबर ख है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है। स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है तो इसमें देखिए आपका है AUG। कौन है, AUG आपका स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है, ठीक है। तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि UAA, UAG और UGA ये तीनों जो है आपका स्टॉप टर्मिनेटर क्या है, कोडान है, ठीक ना। तो AUG ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अंतर अतिरंजित अतिरंजित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका है फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एलर्जी। क्या कहते हैं इसको, एलर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीसीआर का तात्पर्य क्या है। तो पीसीआर का तात्पर्य पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हर सेट में, जो हर पेपर में होता है। तो 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि इनफंडिबुलम के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं। जो इनफंडिबुलम होता है उसके किनारों पर जो लगा होता है क्या, अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं। तो ये देखिए इनफंडिबुलम के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार को फिब्रिया क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया कहते हैं। इसे हिंदी में झल्लर या रोमिल संरचनाएं भी कहा जाता है, कहा जा सकता है, ठीक है। झल्लर जो झालर होती है, झालर उसी प्रकार से ये लगा होता है अंगुली नीमा, ठीक है। तो उसको फिम्ब्रिया भी कहा जाता है और उसको झल्लर भी कहा जाता है, रोमिल संरचनाएं कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर इसमें का ख है, उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना, ये भी एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछे उतना ही लिखिए, 1 नंबर की बात है। यहाँ पर देखिए अपूर्ण प्रभाविता दर्शाने वाले फूल का नाम मीराविलिस जलापा है, ठीक ना। मीराविलिस जलापा है, जिसे फोर ओक्लाक प्लांट या गुल ए बांस भी कहा जाता है, ठीक ना। इसको देखिए कई नाम से जाना जाता है। पहला तो इसका नाम है मिराबिलिस जलापा। उसके बाद फोर ओक्लाक प्लांट कहा जाता है और इसे गुल ए बांस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद प्रश्न नंबर ग है, दोहरी निषेचन क्या है? यह प्रश्न नंबर 2 में कोड नंबर 348 के आई के प्रश्न 4 का ख में हो चुका है। तो चलिए इसको सेट नंबर 2 में देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 के ख में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आ गए 4 के ख में। तो यहाँ पर देखिए दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का ख में मिला है, लेकिन ये सेट नंबर 2 में नहीं, सेट नंबर 1 में मिला है, जो जिसका आपका के आई नहीं के एच है, यह एच में मिला है, के एच में। दोहरा निषेचन यह आवृत बीजी पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें दो शुक्राणु, जैसे शुक्राणु या परागकण, ठीक ना, उसमें जो पौधे होते हैं उसमें शुक्राणु कह सकते हैं या फिर परागकण कहिए उसमें, लेकिन परागकण कहा जाता है, भाग लेते हैं। एक शुक्राणु अंड कोशिका यानी कि एक से मिलकर युग्मनज बनाता है, यानी कि जाइगोट 2n बनाता है, युग्मनज बनाता है, जाइगोट 2n बनाता है। दूसरा शुक्राणु जो होता है द्वितीय केंद्रक 2n से मिल करके ट्रिप्लाइड भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि इंडोस्पर्म बनाता है, 3n जिसे कहते हैं, ठीक ना, इंडोस्पर्म बनाता है। अब इसका महत्व अगर देखना है तो महत्व भी देख सकते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह प्रक्रिया आवृत बीजियों की विशेषता है और उनकी उन्नत प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हैं, यह सेट 1 में था। आइए हम लोग वापस चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के एच लिख लीजिएगा, के एच में है, ठीक है, के एच में सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 में है मेरे हिसाब से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का घ, प्रश्न नंबर 2 का घ है, कह रहा है कि यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड का अनुक्रम निम्नलिखित है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 5 डॉट दिया गया है, ATGC 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 और 3 डॉट तक। ठीक, तो 3 से 5 डॉट दिशा में पूरक स्ट्रैंड का अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये 5.3 है और ये पूछ रहा है 3.5 क्या होगा। ठीक है, ये 5.3 है और ये पूछ रहा है 3.5 क्या होगा। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक ना, जैसे ATGC था उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, TACG हो जाएगा, ठीक ना, TACG 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 TACG, इसी प्रकार से TACG तक 5 डॉट तक, 3 डॉट से लेकर के 5 डॉट तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, अब प्रश्न नंबर 3 का क है, DNA और RNA के बीच अंतर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह केमिस्ट्री में पूछ देता है DNA RNA में अंतर, और बायोलॉजी में पूछ देता है DNA RNA में अंतर। दो अगर आप लोग यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री का भी काम हो जाएगा और बायोलॉजी का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए DNA यह मुख्य रूप में केंद्रक में पाया जाता है। जो DNA होता है कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, RNA यह मुख्य रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आपका RNA होता है किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और DNA इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इसमें कितनी श्रृंखला होती है, 2 श्रृंखला होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 श्रृंखला होती है ये। और RNA देखिए इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, एकल सूत्री होती है। इसमें तीसरा नंबर है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, RNA में जो होता है राइबोस शर्करा पाई जाती है। देखिए इसमें राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, चौथी पॉइंट है, इसमें थायमीन क्षारक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, थायमीन क्षारक पाया जाता है, और इसमें यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। ठीक है, और इसमें 5वीं पॉइंट है, यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह समस्त जीवधारियों में क्या होता है, एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का कार्य करता है। और ये RNA यह केवल कुछ विषाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है, सभी जीवधारियों में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख, कह रहा है कि जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या और समुदाय, देखिए जनसंख्या
जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। जो जनसंख्या होती है किसे कहते हैं, जैसे मतलब किसी क्षेत्र में मान लीजिए किसी एरिया में, चाहे अपने गांव में ले लीजिए, तो अगर कोई पूछेगा आपकी गांव की संख्या कितनी है, मतलब जनसंख्या कितनी है, तो वही आप गिन कर बता देंगे। तो जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या होती है कि कितने लोग रहते हैं, ठीक है। यह एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य या अन्य जीवों जैसे पशु, सूक्ष्म जीव, पौधे की संख्या को भी संदर्भित कर सकती है। मतलब इसमें आपको जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी, और सूक्ष्म जीव या पौधे जो होते हैं उनको भी इसमें संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि और कमी जन्म और मृत्यु, आप्रवासन और उत्प्रवासन जैसे कारकों से प्रभावित होती है, ठीक ना। जो जनसंख्या होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि भी होती है, कमी भी होती है, जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग जनसंख्या कहते हैं। तो ये कारकों पर क्या होता है, प्रभावित हो, ये कारकों से प्रभावित होता रहता है, ठीक है। आगे चले समुदाय पर। तो समुदाय देखिए क्या है, समुदाय एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और सामाजिक रूप से बातचीत करते हैं। मतलब समुदाय का मतलब ये है कि जहां पर लोग रहते हैं और वहां पर मिल करके काम भी करते हैं, सामाजिक रूप से बातचीत करते हैं, ठीक है। समुदाय एक साझा संस्कृति, इतिहास या मूल्यों को साझा कर सकते हैं। जो समुदाय के लोग होते हैं क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को, इतिहास को, मूल्यों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। समुदाय विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय या जातीय समुदाय। समुदाय में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी गांव समाज में होता है उसमें भाग भी लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के गांव में क्या होता है, कोई भी पर्व पड़ता है तो सभी लोग मिलकर के चंदा लगा करके उस पर्व को बढ़िया से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सामुदायिक, यानी कि समुदाय, तो बोलेंगे सामुदायिक लोग हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग देखिए, कह रहा है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 उपयोगी कार्य लिखिए। तो ये लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं उसके 2 उपयोगी कार्य लिखना है। तो पहला देखिए यहाँ पर दही और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों का निर्माण करना। पहला इसका उपयोग है दही और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण करना, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड जो होती है बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं, तो जिसके कारण दही बनता है और पेय पदार्थ किण्वित करके बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उसे दही में बदलते हैं। इसी प्रक्रिया से इडली, डोसा, अचार आदि खाद्य पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। मतलब इसी प्रक्रिया से जो आपका किण्वित यानी कि कीड़े के रूप में जो होते हैं, जो लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें जो बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, उसी के कारण क्या होता है इडली, डोसा भी बनाया जाता है, अचार भी बनाया जाता है, ठीक है। और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना, दूसरा पॉइंट है हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना। ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं जो भोजन में पनपने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये क्या करता है, जो भोजन में जो पनपते हैं या बनते हैं, जो जीवाणु बनते हैं जो हानिकारक होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। और ये सब क्या करते हैं, जो भोजन होता है हमारा उसको लंबे समय तक यानी कि कुछ देर तक 24 घंटा 48 घंटा, ठीक ना, इस प्रकार से 72 घंटा, इस प्रकार से उनको मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं ये, ठीक ना, इसके मतलब लैक्टोबैसिलस जो होते हैं। अब देखिए डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह क्वेश्चन आपका देखिए सेट नंबर 3 चल रहा है, लेकिन सेट नंबर 5 पहले हल हो चुका था। तो सेट नंबर 5 इसलिए हम लिख दिए सेट नंबर 5 में 348 केएल के प्रश्न 8 में हो चुका है 2025 में ही, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो वहाँ पर क्या दिया है कि
जो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए और उसका विस्तार भी करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। जो डीएनए अणु होता है 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है, यहाँ पर पहला दूसरा करके लिखा गया है तो सबको हम लोग समझते चलेंगे। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा है फास्फेट समूह, तीसरा है नाइट्रोजन क्षार, ठीक ना। नाइट्रोजन क्षार देखिए क्या है, जिसमें आपका एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, साइटोसिन और थाइमिन आता है। इन चारों क्षारक से मिलकर के आपका नाइट्रोजन क्षार बना होता है, जिससे डीएनए का निर्माण मतलब डीएनए में पाया जाता है, ठीक ना। क्षारक कितने क्षारक पाए जाते हैं? 4 क्षारक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्राम होता है, 20 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 डॉट कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3 डॉट कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक ना। अभी हम 5 डॉट और 3 डॉट आपको समझाए हैं, ठीक है। अगर आपको ये लिखना होगा तो 2 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो उसमें का है चित्र बनाने के लिए, तो चित्र अभी हम दिखा देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है, ठीक है। डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये फिगर बनाने के लिए सिर्फ उसमें कहा गया था, तो ये फिगर आप बना सकते हैं। और अगर आपको 5 नंबर में लिखना है तो ये 5 नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे चलें, फिगर बना लीजिएगा। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3 का अंगा वाला, मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं? मेटास्टेसिस, ठीक ना। देखिए, मेटास्टेसिस कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की प्रक्रिया है। यह तब होता है जब कैंसर कोशिकाएं प्राथमिक ट्यूमर से अलग हो जाती हैं और रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से यात्रा करके शरीर के अन्य अंगों या ऊतकों में नए ट्यूमर बनाती हैं। देखिए, जो मेटास्टेसिस है, ठीक ना, इसके बारे में समझिए। मेटास्टेसिस क्या होता है? ये कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। इसमें जब जो कैंसर होता है, इसमें कैंसर की ये एक बीमारी है कैंसर, ठीक है। कैंसर का नाम सुने होंगे, बहुत खतरनाक होता है। कैंसर कोशिका जो प्राथमिक जो ट्यूमर होता है, इसका जो प्रथम चरण होता है, उसी चरण से यह अलग होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो कैंसर का जो प्राथमिक चरण होता है, कोशिका जो होती है वो प्राथमिक ट्यूमर से अलग होती है, और उस अलग होने के बाद वो क्या होती है, किसी दूसरे या किसी अन्य अंग में जाकर के ऊतकों में नए ट्यूमर का निर्माण करती है, ठीक ना। नए ट्यूमर बनाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर द्वितीयक चरण आ जाता है। इसी प्रकार से टूट करके वो कहीं तीसरा जाकर बनाएगी तो तृतीयक चरण होता है। उसी प्रकार से 4th स्टेज तक जाते जाते 4th स्टेज पार हुआ। 4th स्टेज मतलब क्या होता है, कैंसर का एकदम लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, मनुष्य का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आ जाता है आपका। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 का क है, नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये मानव शुक्राणु आप लोग जानते होंगे। अब देखिए, मानव शुक्राणु को हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाएं। यहाँ पर देखिए चित्र बना है, यहाँ पर आप लोग को भी ऐसे इस प्रकार से चित्र बनाना है मानव शुक्राणु का। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इसकी यहाँ पर मुड़ा हुआ है ऐसे, ये ग्रीवा होता है। ये इसका जो है शीर्ष है, शीर्ष भाग होता है, जो मुंह होता है इसका ऊपर का, ये शीर्ष भाग है, ठीक है। और ये जो आपका मध्य भाग है, जिसको बोलते हैं साइटो, ठीक ना, इसको साइटो बोलते हैं। उसके बाद ये पूंछ होती है और यहाँ ऊर्जा स्रोत है, ठीक ना। यहीं पर ऊर्जा स्रोत है। जब इसको ऐसे ऐसे हिलाता है तो ये आगे की तरफ बहुत तेजी से भागता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, इसमें लिख लीजिएगा शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? मानव शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा मतलब बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। जो मानव शुक्राणु होता है वो लगभग कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर लंबा, पतला होता है,
इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। कौन कौन से बता दिए ना, शीर्ष है, ग्रीवा है, साइटो यानी कि मध्य भाग है, ठीक है, और पूंछ है। 4 भाग होते हैं। तो यहाँ अलग अलग करके सभी भागों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर शीर्ष क्या है, इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम है। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं। जो ये शीर्ष भाग होता है इसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है, और केंद्रक भी इसी में पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर नहीं, केंद्रक में जीन पाया जाता है और जीन में डीएनए पाया जाता है, ठीक ना, डीएनए में जीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम है। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ग्रीवा, दूसरी पॉइंट है ग्रीवा। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। जो मतलब यहाँ पर ये पूरा शीर्ष है यहाँ से यहाँ तक, और यहीं पर जो जुड़ रहा है इसी को हम लोग ग्रीवा कहेंगे। यानी कि ये मध्य भाग है और ये शीर्ष है, दोनों को जोड़ने को ही क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, ठीक है, मध्य भाग। इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है कि जो इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और इसमें एनर्जी भी होती है। यही क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। तो ये शुक्राणु बहुत तेजी से भागते हैं, ठीक है। पूछ क्या है, चौथी पॉइंट देखिए, पूछ है यह शुक्राणु का अंतिम और सबसे लंबा भाग है। यह अभी शुक्राणु को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यह शुक्राणु का क्या होता है, अंतिम और सबसे लंबा भाग है। यह भी शुक्राणु को गति प्रदान करता है, करने में सहायक प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब पूछ जल्दी जल्दी घुमाता है ना, तो जब पूछ जल्दी जल्दी घुमाएगा तो उसको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलती है तो ये तेज भागता है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक ना, जिससे गुणसूत्र पैटर्न XXY हो जाता है, जबकि सामान्य पैटर्न जो होता है XY होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं इसमें एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ पर X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक ना, यानी कि जो अतिरिक्त हो जाता है ये X गुणसूत्र इसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए XXY हो गया, हालांकि जो सामान्य पैटर्न होता है वो आपका गुणसूत्र का XY होता है, ठीक है। तो XY ना होकर के XXY हो जाता है, यानी कि एगो X बढ़ गया, ठीक ना। कारण देखिए, कारण इसका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सीधे तौर पर वंशानुगत नहीं होता है। यह आमतौर पर अंडे या शुक्राणु के निर्माण के दौरान होने वाली एक यादृच्छिक आनुवंशिक त्रुटि का परिणाम है, ठीक है। यह क्या है, एक यादृच्छिक आनुवंशिक त्रुटि का परिणाम है, ठीक है, जहां अंडे या शुक्राणु में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र इसमें क्या, जहां अंडे या शुक्राणु में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए XY होता है, सामान्य पुरुष में XY पाया जाता है, और जो जिसमें ये क्लाइनफेल्टर हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है, इसमें XXY पाया जाता है। तो यहाँ पर लक्षण भी देख लीजिए, इसमें शामिल है असामान्य रूप से लंबा कद होना, इसमें लंबा कद हो जाता है, कम चेहरे और शरीर के बाल, छोटे वृषण, स्तन वृद्धि, बांझपन या प्रजनन क्षमता में कमी, सीखने में कठिनाइयां या विकासात्मक देरी, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न कारण इसके हो जाते हैं। जब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है तो इसमें क्या हो जाता है, असामान्य जो लंबा कद हो जाता है, कद जो होता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, चेहरा जो होता है कम होता है, ठीक है, यानी कि शरीर के जो बाल होते हैं, शरीर होता है, शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, जो इनके वृषण होते हैं ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। इसमें जो स्तन होता है वृद्धि करने लगते हैं, यानी कि स्तन बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे ये किन्नर कहलाते हैं। और ये इनमें जो होता है बांझपन भी होता है, यानी कि इनको बच्चे नहीं होते हैं, या प्रजनन क्षमता में कमी, सीखने में कठिनाई भी होती है। इनको कोई याद कराया जाता है या पढ़ाया जाता है तो इसमें सीखने में कठिनाई भी होती है, विकासात्मक देरी भी होती है इसमें, ठीक है।
तो ये इसमें कमियां है। और देखिए प्रश्न नंबर 4 के ख तक हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी बचा है क्वेश्चन उसको हम लोग कराएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2020 से लेकर के 2025 तक के सारे सेट मिल जाएंगे, ठीक ना, सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ 200 रुपये में। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।